बात कि सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। मुझे नहीं पता था कि आप लोग 12 बजे से बैठे हुए हैं। आज फ्राइडे था तो सबने बोला कि आप नमाज के बाद आएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट आई थी। और थैंक यू सो मच, यहाँ पे आप लोग आए और ठंडे में इतने देर बैठे रहे हैं। ये मुझे बच्चे और ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? टोटल कितने हैं? और ऐसा सॉल्यूशन निकाला है कि पूरे दुनिया में जितने लोग हैं सबको हेल्प कर रहा है। तो ऐसा एटीट्यूड अपने लाइफ में हमें भी रखना है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए उसके सामने झुकना नहीं है। उससे इंस्पिरेशन लेकर के उससे और आगे की चीज़ें ऐसी निकालनी है कि दुनिया में कोई भी उस प्रॉब्लम से लड़ने की उसको उससे सहूलियत मिले। दूसरी बात ये है कि जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन हर एक इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप एजुकेशन पा करके आपको जो सोचने समझने की शक्ति मिलती है, उसके बाद आप सोच सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई दुनिया की कोई ताकत आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अपने आप को मतलब ऐसा नहीं एजुकेशन कि किसी ने मुझे क्या पढ़ा दिया, आप खुद से पढ़ो उसको, खुद से समझो उसको, और उसके आगे की तालीम आप अपने हिसाब से लो। ऐसा नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। गुरु बहुत बड़ी चीज़ होती है, टीचर बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी टीचर का भी एक लेवल होता है। तो आपको उससे भी अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है। आजकल की दुनिया में तो इंटरनेट का यूज़ जो गलत चीज़ों में हो रहा है, वो गलत चीज़ों से हटा करके आप इंटरनेट को ऐसे पॉजिटिव चीज़ में यूज़ करो। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगी। अभी बुक्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गया। आप कोई भी टॉपिक इंटरनेट पे टाइप करोगे, आपको उसके बारे में हर चीज़ें पता चल जाएगी। तो इंटरनेट को आप उसके लिए यूज़ करो, ठीक है। उसमें बहुत सारी अभी सोशल मीडिया और ये सब में आपकी एज नहीं है कि आप इसमें अपना टाइम वेस्ट करो। आप इंटरनेट को यूज़ करना, अच्छे बुक्स अवेलेबल करो उसमें, अच्छे टॉपिक्स को पढ़ो उसमें, और इंटरनेट का ये पॉजिटिव यूज़ करो। पेरेंट्स आए हुए हैं बहुत सारे। सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं। हम लोग पुलिस में रहते हुए ऐसे बहुत सारे स्टोरीज, ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं जिनके पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो ये प्राउड होने वाली बात नहीं है। हम पेरेंट्स को कैसे नहीं पता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स को कैसे नहीं पता है उनके बच्चे ड्रग्स में चले गए? अगर शाम में आप बैठ करके डिनर साथ में नहीं करेंगे, आप 4 बातें साथ में नहीं करेंगे, तो आपका बच्चा कहाँ जा रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने घर में खुशनुमा माहौल बनाएं। आप अपने घर में अपने बच्चों से बात करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उनकी सोच समझने की भी कोशिश करें, और अगर आपको लगता है कि वो गलत राह पे जा रहे हैं तो आप उस टाइम पे उनको वापस ला सकते हैं, क्योंकि एक बार चले जाने के बाद फिर बहुत मुश्किल होती है। और कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो बच्चों को बर्बाद करते हैं, बच्चों को दूसरी लाइन में लेके जाते हैं। ड्रग्स एक बहुत बड़ा ऐसा चीज़ है जिससे आप, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट उसमें रोल है फैमिली का। वो परिवार वाले अपने बच्चों को वापस ला सकते हैं। बड़े भाई बहन अपने बच्चों को, छोटे भाई बहन को काउंसलिंग कर सकते हैं। पुलिस का तो काम ही है ये ड्रग्स और ये सब को, क्रिमिनल्स को रोकना। तो हम लोग उसमें भी कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से जो भी चीज़ हो सके उसको रोकने की कोशिश करें। और आपसे ये मेरी गुजारिश है कि जितने भी आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चों को बर्बाद कर रही है, आप सामने आएँ, आप हमें बताएं। आपका नाम कहीं नहीं आएगा। ड्रग पेडलर्स हैं या कोई भी यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, तो आप उसका नाम हमें दें। हम लोग अपने हिसाब से फिर देखेंगे उसको कैसे एक्शन लेना है। होते हैं गाँव के लोग, मुझे पता है बहुत सीधे होते हैं। आप अपना फ़ायदा भी किसी को ना उठाने दें। और आप लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं। भारत देश ही पूरा गांव का देश है। आप किसी के भी बैकग्राउंड में जाओगे कहीं ना कहीं गांव में ही मिलेगा। हम लोग के भी गांव ही है सब कुछ। तो आई होप कि आप लोग सब अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तालीम देंगे। आप अपने बच्चों को रोकेंगे कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन इनको ना रोक पाए, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो यहाँ पे आतंकवाद का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को गुमराह करने में। हम लोगों ने देखा अभी टीनेजर्स इसमें जा रहे हैं, तो थोड़ा उनको काउंसलिंग आप अपने घर पे करें, क्योंकि सबसे पहले आपका घर बर्बाद होगा अगर आपके बच्चे जाएंगे तो। पड़ोसी को फ़र्क नहीं पड़ता
गांव वालों को फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग भी कुछ देर के लिए सोचते हैं, क्योंकि अगर उन बच्चों से मिलने का मौका मिलता है तो हमें भी थोड़े दिन के लिए दुखी होता है, लेकिन आगे हम मूव ऑन कर जाते हैं। पर परिवार है ऐसा चीज़ जो हमेशा उसके दिल में रहता है कि वो बच्चा खोता है या वो भाई बहन खोते हैं। तो आपका ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को बचाएं। पास्ट में जो यहाँ पे हुआ है 30-35 साल से जो होता रहा है वो आगे ना होने दें, और अपने बच्चों को, अपने घर को बचाएं, और बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन दें, बहुत आगे बढ़ने की ये करें। और अगर इसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो पक्का हमारे पास आए। मैंने नहीं बोला आपको एक्शन करना है, आप बस आके बताएं। तो अपने घर पे भी होगा वो असर, असर होगा। तो आप चलो अभी तक नहीं आए हो, अब आगे से आओ। चलो आज का दिन मैं नोट करती हूँ कि आज के बाद से मेरे पास कितने लोग आए इन्फॉर्मेशन लेकर के कि यहाँ पे ये आदमी ड्रग का धंधा करता है। ठीक है, आप मेरे पास आओ, आप डीएसपी साहब के पास जाओ, और उसके बाद एक्शन नहीं होगा तो आप मुझे बताना। ठीक है, कैसे बोलूं? मैं बोला मेरी लाइफ की स्टोरी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने कोई नहीं है तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा लोगों को बोलती नहीं हूँ ये करना है वो करना है। ऊपर वाले की ऐसे मैं बहुत अच्छे फैमिली में पैदा हुई, जिन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया कि बेटा पढ़ो, जो पढ़ना है वो पढ़ो। तो मैं पहले डिज़ाइनिंग में चली गई थी, फिर मैंने वहाँ पे 2-4 साल काम किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, उस समय भी मैं ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में गई थी जिसमें वो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का काम होता था। वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्लस्टर प्रोजेक्ट्स में काम किया, गांव में काम किया जा कर के। तो मुझे तब ऐसा लगा कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। तो मैंने वो छोड़ के सोचा चलो यूपीएससी की एक बार तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरे फादर भी पुलिस में थे तो मुझे वर्दी से थोड़ा ज़्यादा प्यार था। तो मैंने इसीलिए ये दिया यूपीएससी। और यूपीएससी एक बार में नहीं होता है, बहुत लोगों का इसमें लगे रहना पड़ता है। एक तो साल भर की लंबी पढ़ाई, एग्ज़ाम का ही प्रोसेस आपका साल भर का है, एटलीस्ट साल भर की तैयारी चाहिए होती है। तो 2 साल 3 साल तो इसमें लग जाते हैं, जो मेरा भी लगा। फर्स्ट टाइम में मैं इंटरव्यू तक गई, फिर मैंने सोचा अरे यार लोग बोलते हैं कि इतना हार्ड एग्ज़ाम है, मैं तो डिज़ाइनिंग से आई हूँ और मेरा हो गया इंटरव्यू तक। तो वो मुझे लगा मेरी वो गलती थी कि मैंने अपने आप को सोच लिया कि मैं एक ही बार में, जो लोगों ने इससे नहीं हो पा रहा है, मैं आराम से पहुँच जाऊँगी। तो मैंने थोड़ा ईजी लेना शुरू कर दिया, जो मेरी गलती हुई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ईजी नहीं लेने की चीज़ है, ये बहुत मेहनत का काम है और बहुत कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए होता है इसमें। तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम फिर से एग्ज़ाम दिया और फिर मेरा यूपीएससी में हो गया था। और ऊपर वाली की वजह से मुझे आईपीएस जॉब मिल गया और जम्मू एंड कश्मीर कैडर मिल गया, जो वन ऑफ द टफेस्ट कैडर माना जाता है। रीज़न कुछ और है, लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और मेरी ये उम्मीद है कि आप लोग, वो जो बाहर है ना कश्मीर का डर, वो आप लोग पक्का फ्यूचर में अपने पॉजिटिविटी से वो ख़त्म करोगे। और जो आप लोग को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे लोगों का, इनोसेंट लोगों की लाइफ ख़त्म करते हैं, वो आप लोग अपने लाइफ से वो हटाओगे और कश्मीर को आगे बढ़ाओगे, कश्मीर को मैप पे लेकर के आओगे फॉर पॉजिटिव न्यूज़। और शोपियाँ तो आप लोगों को पता है किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस था, सेब के अलावा। तो सारे लड़कों से यहाँ पे मैं आप लोग की फ्यूचर देखना चाहती हूँ कि आप लोग शॉपिंग को रिवाइज करते रहना, तभी आपके दिमाग में जाएगा, तभी आपको समझ में आएगी वो चीज़ें। और मेन बात है कि आपको खुद समझना है चीज़, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप बुक्स खुद पढ़ो, आप खुद उसको समझने की कोशिश करो। आप कुरान भी किसी और को क्यों अपने आप को पढ़ाने देते हो? आप खुद पढ़ो उसको, खुद पढ़ के समझो कि उसमें क्या लिखा है, आप अपने समझ से उसको समझो। आप क्यों ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हो कि आपको कुछ भी कोई पढ़ा के जाएगा? खुद से पढ़ो, खुद से समझो, और वो चीज़ जो आपको समझ में आएगी ना, वो लाइफ में आप कभी नहीं भूल सकते। आगे जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मोहतरमा तनुश्री मैम, एसपी शोपियां, बीडीसी चेयरमैन सुनीता कोल मैम, यहाँ दाछू में जो दाछू के इज्जत यहाँ के बाशिंदे, कैम्ब्रिज स्कूल के स्टूडेंट्स, बाकी मेरे कुलीग्स,
मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सबने माशरे की इस्लाह के बारे में बातें की। दाछू एक छोटा सा गांव है जिसमें मुझे मतलब काफ़ी टाइम, अब 2 साल हो गए यहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। लेकिन दाछू में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई बंदा कोई आया हो कभी मेरे पास और उसने ये बोला हो कि चलो आज हमारे गांव में चलो और हम बताएंगे कि हमारे गांव में कौन बंदा जो है मंशियात के साथ काम करता है। कोई भी बंदा हमारे पास नहीं पहुंचा। मैं आपको वसूख से कहता हूँ, ना थाने में पहुंचा, ना हमारे सब डिवीजन में पहुंचा। अगर कोई आज भी वो लोग जो अपने कॉम्पिटिटर को फंसाना चाहते हैं, बस वैसे लोग पहुंचे हैं जो खुद बेचते हैं, वो बोलते हैं अच्छा दूसरा बेच रहा है इसको फंसाते हैं, वैसे लोग पक्का पहुंचे हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता करो अजान किसी शख्स को या यहाँ का कोई भी रहने वाला उसको ये गिला है कि पुलिस उसकी कंप्लेंट, उसकी शिकायत नहीं सुनती, तो मेहरबानी करके उस बंदे को, यहाँ पे डिपार्टमेंट कोई एक फर्द वाहिद से नहीं चलता। एसएचओ है, एसएचओ को देखने के लिए डीएसपी बैठा होता है, डीएसपी को देखने के लिए जिला जो डिस्ट्रिक्ट एसपी बैठा होता है। तो तुम सब लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई किसी की बात नहीं सुनता, मेरा सीनियर अफसर है उसके पास जा सकते हो आप, बट तुम सब की जिम्मेवारी में ये शामिल है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द नवा में ये चीज़ें देखो कि कोई बंदा चरस, हेरोइन, पॉपी, किसी भी तरह से जो मंशियात के साथ काम करता है उसको आप हमें इतला दो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जो कानूनी कार्रवाई एक चीज़ है, माशरती कार्रवाई एक चीज़ है। माशरती कार्रवाई क्या है? आप सब यहाँ पे मतलब यहाँ सब मुसलमान हैं, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे मुसलमान ही रहते हैं। यहाँ के औकाफ कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, मोहल्ला कमेटी है, वो किस काम की हैं? क्या उनको कोई काम है? क्या उनकी कोई जिम्मेवारी है? जो आपकी मस्जिद इमाम है, क्या उसकी कोई जिम्मेवारी है? आप जब तक न इस लेवल पे आप आपस में बात बैठ के नहीं करेंगे कि हाँ हमें किस चीज़ को फ़रोग देना है और किस चीज़ को रोकना है, किस चीज़ की रोकथाम करनी है, और वो मिल बैठ के अपने गांव में बैठ के, अपने मोहल्ले में बैठ के, क्योंकि एक फ़र्द वाहिद अगर फॉर एग्जांपल चरस का नशा करता है, वो अपने घर तक ले आता है, फिर वो घर उसमें शामिल होता है, फिर वो घर एक मोहल्ले में होता है, कोई और दूसरा लड़का होता है उसको देख के वो शामिल होता है, फिर वो मोहल्ला शामिल होता है, मोहल्ला गांव में शामिल हो जाता है, गांव तहसील में चला जाता है, तहसील ज़िले में चली जाती है, फिर पूरा ज़िला ख़राब हो जाता है। दूसरा बंदा सोचता है कि क्या मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है। इसका कोई असूल नहीं है मंशियात का। कब आपके दरवाजे पे दस्तक दे जाए कोई पता नहीं, कब आपका बच्चा किसी नाली में पड़ जाए कोई पता नहीं। इसलिए आपका इखलाकी फ़र्ज़ है, आप इसको इखलाक अपने मोहल्ले माशरती हिसाब से आप इसको काउंटर करने की कोशिश करो। जो ज़्यादा एडिक्ट है उसको कोशिश करो, उसको बीमार समझो, वो बीमार है। एडिक्ट बंदा कोई, उसका मतलब जुर्म ये है कि वो बीमार हो गया है, वो एक किस्म का जैसे पागल हो गया, तो उसका छोड़ तो नहीं देता कोई, उसका इलाज कराते हैं। अगर तुम में से कोई खिदमत खलक मतलब करता है, कोई मोहल्ले में कोई ऐसा सिस्टम है, तो उस बंदे का इलाज कराना चाहिए, ना कि उस बंदे को देख के आप पीठ फेर के तो आप निकल जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जिम्मे ये इखलाकी फ़र्ज़, आप उस बीमार का इलाज कराओ। यहाँ पे रिहैब सेंटर्स हैं, आगे आप श्रीनगर में जाओ, जम्मू में जाओ, अच्छे से हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ आप लेके जा सकते हो उसको। लेकिन जब आप उसको नज़रअंदाज करते हो, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि उस बंदे को लगता है कि यार मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, उधर भी जा सकता हूँ। लेकिन जब आप उसको देखोगे तो तभी तुम्हारा माशरा सुधरेगा, अदरवाइज कभी नहीं सुधरेगा। जब आपके मोहल्ले में कोई बंदा गरीब है जिसके घर में खाना मैसर नहीं, अगर आप मोहल्ला वाइज उसको देख के अगर उसके घर में खाना पहुंचाओगे तभी वो आपके साथ बढ़ जाएगा आगे, नहीं तो अदरवाइज कभी नहीं बढ़ेगा। यहाँ बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे मैम ने बात की, यहाँ प्रिंसिपल सर ने बात की कि यहाँ पे मतलब पिछला जो माजी था यहाँ शोपियाँ का, वो तकरीबन एक अलग ही सिमत में चल रहा था। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आज तकरीबन
हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने लेवल पे, आप अपने गांव लेवल पे, अपने मोहल्ले लेवल पे, कि एक ऐसी कोशिश कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, स्कॉलर बने, तभी आपका माशरा आगे जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने 2 साल के टेन्योर में बहुत सारी दुनिया उठाई। मैंने बहुत सारे लड़के मेरे पास आए, हमने उनसे बात की, हमने उनसे इंटरेक्शन की, लेकिन जब हमें एक ही चीज़ पता मुझे लगी वो 2 साल के इस निचोड़ में, यहाँ तालीम की बहुत कमी। आप ये सोच भी नहीं सकते, ना दीनी तालीम है ना दुनियावी तालीम है, किसी भी तरह से उस पर कोई भी पूरा नहीं उतर सकता। जिस लड़के को हम लेके आ रहे हैं, जो जा रहा था जी चलो जी मैं मिलिटेंसी के रास्ते पे जाऊंगा, जो उसके दीन में शामिल होने वाला कलमा जब वो भी याद नहीं है, तो तुम सोचो कि हमारे माशरे का क्या हाल है। फिर कौन तुम्हें ये रास्ता दिखाता है? वो एक जहालत है जो आपको ये रास्ता दिखाता है। अगर आप जाहिल नहीं हो, अगर आपके पास इल्म है, आप अपना रास्ता खुद तैयार करोगे, खुद इख्तियार करोगे, खुद लोगों को भी बताओगे और उसी रास्ते पे चलोगे जो रास्ता सही है, जो दीन कहता है। और दीन ये कहता है कि हमारा दीन इस्लाम सलामती का दीन, अमन का दीन ये कहता है कि किसी भी बेगुनाह इंसान, किसी भी ऐसे इंसान के साथ आप कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते जो जिससे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बेगुनाह इंसान है जिसको आपने थप्पड़ मार दिया तो आपको तो उसका अजाला करना ही करना है। ये वही अजाले हैं। आपने किसी बेगुनाह इंसान जो नॉन लोकल है, बाहर का लेबर है, मजदूर है, दो वक्त का खाना मैसर नहीं उसको, यहाँ आपके पास रोजी के लिए आता है। अल्लाह ने अगर आपको दिया है, आप उसकी इज्जत करो, कदर करो, नहीं तो आपको ये उल्टा पड़ेगा। आप मेरी बात याद रखना, ये चीज़ें आपको उल्टा पड़ेंगी। ये दीन के बरखिलाफ टोटल। आप उनकी भी रिस्पेक्ट करो, आपके घर वो बनाते हैं, आपके बागों की देखभाल वो करते हैं, आपका यहाँ का तकरीबन बहुत सारी चीज़ों पे उनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब हम उनको अपना भाई नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? दीन कहता है एक भी बेगुनाह इंसान को अगर आप मारो तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। तो कौन बंदा है जो उस बंदे के साथ खड़ा होगा, मशहूर करने के लिए कोशिश करता होगा? कोई है? कोई? दीन तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। मुझे लगता है, मुझे पर्सनली जाती तो जो उलमाए किराम है उनको सामने आना चाहिए, उलमाए किराम उनको सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा गलत है। उनको दिखाने चाहिए ये चीज़ें, कुरान और हदीस उनको सिखाना चाहिए। और अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। आपकी मस्जिदें गैर आबाद हैं, आप मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों में दर्स का निज़ाम रखो। आपका दर्स एक साइड होता है खाली, बस बाकी सारा मोहल्ला, सारा एरिया मस्जिदें खाली होती है आपकी। तो आपको कहाँ से इस्लाह की और माशरती इखलाक की ये तालीम कहाँ से मिलेगी आपको? फिर ये कभी नहीं मिलेगी। आप कुरान पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो, आपको पता चले कुरान शरीफ में है क्या, अल्लाह का हुक्म क्या है, तभी तो पता चलेगा तुम्हें। यहाँ पे कोई स्कॉलर लड़का अगर कोई किसी रास्ते पे जाता है, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई बिल्कुल ज़ीरो एतराज़। एक बंदा बजरी निकालने वाला, रेत निकालने वाला, रेडी लगाने वाला, शाम को उठ के अगर वो किसी रास्ते पे चला जाता है और इस्लाम का नाम लेता है, हमें एतराज़ है उस पर, बिल्कुल एतराज़ है, क्योंकि उसको कलमे भी याद नहीं। आप अपने आप को देखो कहाँ पे पहुँच गए हैं। अपने लड़कों को ज़ाया मत करो, अपने बच्चे हैं, इनके हमारा फ्यूचर है। काश कि वो जो लोग उस रास्ते पे चल गुजरे वो आज हमारे बीच होते, और अगर वो कहीं इस्लाही काम पे लगे होते तो इस माशरे का क्या हिसाब होता और वो कहाँ तक पहुँच जाता। ये तो मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा अल्लाह इन लोगों में वो जहन, वो शऊर दे, ताकि ये रास्ता जो ऐसा बन जाए कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे लोग इस नीयत से देखें, इस नज़र से देखें कि फ़लाना एरिया है जहाँ पे जाएंगे हमें कोई अच्छा बंदा मिलेगा, अच्छा रास्ता दिखाने वाला मिलेगा। खुद ही है फलक जिस तरह आंख के तिल में है। इकबाल इस शेर में खुद ही का एक कंसेप्ट बयान करते हैं और शाहीन को एक मिसाल बना के पेश करते हैं। अल्लामा इकबाल बहुत मशहूर शायर, मशर के इसमें हमारे वो हिंदुस्तान एरिया में, तो खुदी का कंसेप्ट समझाया उन्होंने। शाहीन को एक मिसाल दी। शाहीन एक खुददार परिंदा है, वो बुलंद परवाज है, वो नीचे नहीं देखता है, उसकी
उसका तहय्युल इतना है, उसको बुलंद पर उसका ख्याल इतना बुलंद है। वो ये नहीं देखता है कि मुझे इसको, वो बोलेगा मैं इसको भी साथ में लेके चलूंगा, इसको भी लेके साथ में चलूंगा। वो नौजवानों में देखना चाहता है कि वो खुद ही का वो कंसेप्ट कि उसका तहय्युल इतना बुलंद होना चाहिए, बुलंद परवाज ख्याल, ऐसे बुलंद ख्याल होने चाहिए कि वो अपने साथ में जितने भी हैं सबको लेके चले। वो तन्हा पसंद है, तन्हा में खुदा याद आता है, अकेले में खुदा, खिलवत में खुदा याद आता है। जब वो इंसान रात को बैठता है, कभी आप तहज्जुद की नमाज के लिए कोई उठता होगा, कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई रात को अगर जब बैठता होता, जब अल्लाह से, तब देखो आप उस तन्हाई में अल्लाह से गुफ्तगू करो कि तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा क्या रोल है, किस लिए आए हो तुम। तो मैं इन अल्फाज पे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनने इतना बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पे इनेकाद किया। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। और हाँ, एक चीज़ और, अगर किसी भी तरह से किसी को लगता है कि हाँ पुलिस सबकी है, यहाँ पे पुलिस किसी एक फर्द वाहिद की नहीं है, कोई ऐसा बंदा खड़ा होकर बोले कि हाँ भाई मेरा ही साथ है सारा कुछ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस सबके लिए है, जो तमाम अवाम है जहाँ पे जिसकी जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, वो सबके लिए, किसी एक फर्द वाहिद के लिए नहीं है। आपको कोई भी मसला है, आप हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह हम उस पर तावन भी करेंगे और उसको हल भी करेंगे। शुक्रिया।